अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्म वैलिडेशन पर बात करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे की जाती है और किस तरीके से हम कस्टम वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा हमें लारावल कौन कौन से वैलिडेशन के मेथड्स प्रोवाइड करता है और उन मेथड्स को हम किस तरीके से लारावल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस और सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस, इसी बात के साथ अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन में या वेब साइट में जहां पर भी फॉर्म यूज हो रहे हो, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि वो फॉर्म जो है वो वैलिडेट होने के बाद ही उन पर जो प्रोसेस किया जाना है वो किया जाए। इसकी रीजन ये है कि हम अपनी वेबसाइट को या अपनी वेब ऐप को या उस पर्टिकुलर फॉर्म को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट स्पैमिंग, स्कैमिंग या अगेंस्ट फोर्जरी। तो इससे पहले हमने एक देखा था @CSRF प्रोटेक्शन, जिसके जरिए हम क्रॉस साइट फोर्जरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ वही फॉर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि हमारी वेब ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू सबमिट होगा। कोई भी फॉर्म जो अदर देन अगेन किसी दूसरी वेबसाइट से हमारी उस URL पे सबमिट होगा, उसको CSRF प्रोटेक्शन रिजेक्ट कर देगी। तो इस चीज को एक आगे फर्दर मूव करने के लिए लारावल हमें कुछ वैलिडेशन मेथड प्रोवाइड करता है, कुछ वैलिडेशन के तरीके परफॉर्म करने के लिए देता है, जिनकी मदद से हम जो फॉर्म हमारी वेब ऐप से या हमारी वेबसाइट से सेंड हो रहा हो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें कि उसमें वही डाटा आए जो हमें, जिसकी हमें ज़रूरत है। गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन या गैर ज़रूरी डाटा हमें रिसीव ना हो, और कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो हम जो है वो चाह रहे हैं कि यूज़र मस्ट फिल करे, और कौन कौन सी चीज़ों को हम ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं। सो ये सब कुछ आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलिए हम अब अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में हमारा जो लारावल 6 का प्रोजेक्ट है वो ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर में हमने पोस्ट कंट्रोलर को इस पर्पस के लिए यूज करेंगे कि हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकें, क्योंकि हमने इसमें फॉर्म जो है वो पोस्ट क्रिएट के मेथड के अंदर क्रिएट किया हुआ है। सो अब जब भी हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फ्रॉम द फॉर्म, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर ये रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो उसको रिसीव करता है। अब इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ एक वैलिडेटेड का मेथड अटैच्ड होता है, जो कि वैल्यूज आती हैं हमारे फॉर्म की तरफ से, उनको वैलिडेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी तक हमने जो फॉर्म को सबमिट किया उसको देखा, उसमें कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं थी। हम कोई वैल्यू एंटर करें या एंटर ना करें वो उसको प्रोसेस कर देता था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर तो उस फॉर्म की वैल्यूज वैलिड है तब ही वो उसको प्रोसेस करे, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर दे और वापस हमारे उसी फॉर्म पे चला जाए जहां से हमने वो फॉर्म सबमिट किया था विद एरर मैसेजेस। अब इसको कैसे अचीव करना है? इसको अचीव करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास एक वैलिडेटेड का मेथड रिसीव होता है। इसके साथ एक वैलिडेटेड का मेथड आता है, और इस वैलिडेटेड के मेथड के अंदर हम एरे की सूरत में अपनी वो फील्ड्स पास करते हैं जो हमने फॉर्म के थ्रू सेंड किए हैं। जैसे कि हमें आपको याद होगा कि हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, पोस्ट के अंदर, create.blade.php के अंदर, इसमें हमारे पास एक फील्ड थी जिसका नाम था टाइटल, एक फील्ड थी जिसका नाम था कंटेंट, उसके अलावा चेक बॉक्सेस थे जिनकी फील्ड का नाम था चेक, और ये एक एरे की सूरत में था। फिर उसके बाद एक फाइल थी इनपुट टाइप जिसका नेम फोटो है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब भी इस फॉर्म को हम सबमिट करें तो वो वैलिडेट करे कि ये सब वैल्यू, इन सब फॉर्म की फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू लाजमी एंटर हो। फिर उसके बाद हम फर्दर वैलिडेशन को देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो यहाँ पर वापस हम आते हैं रिक्वेस्ट वैलिडेटेड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। ये वही नेम होगा जो आपने अपने फॉर्म के नेम फील्ड में दिया है। यहाँ पर इस टाइटल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टाइटल। फिर इसको हम एसोसिएटिव एरे की सूरत में यहाँ पर सिंगल या डबल कोट के अंदर वैलिडेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब लारावल के अंदर बिल्ट इन काफी सारे वैलिडेशन मेथड्स हैं, उनको लिखने का तरीका ये है
कि हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ उनके नेम लिखेंगे इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट और उन सब को सेपरेट करेंगे एक पाइप साइन सिंबल से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि रिक्वायर्ड है, इट मींस एक रिक्वायर्ड का हमारे पास लारावेल वैलिडेशन के अंदर एक मेथड है जिसको वो प्रोसेस करेगा ऑटोमेटिकली इस फील्ड को पार्स करके। फिर मैं लिखता हूं कंटेंट और मैं ये कहता हूं कि ये भी रिक्वायर्ड है। फिर मैं लिखता हूं फोटो और मैं लिखता हूं ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूं, अच्छा ऑर्डर इनका कोई भी हो सकता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो चेक रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर हमारे पास 4 फील्ड्स थी। बेसिकली ये एक एरे है, ये जो चारों फील्ड्स हैं ये एक एरे की फॉर्मेट में है, इसलिए इसको एक ही फील्ड में हम दे सकते हैं। इसको सेपरेट कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये टोटल 1 2 3 4 और 5 फील्ड है। सो हमने इनके यहाँ पर चेक एक ही लिख दिया इसके लिए, और बाकी जो 3 फील्ड हैं टाइटल, कंटेंट और फोटो, वो हमने लिख दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड। अब जब हम वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं तो वैलिडेशन हमारे पास 2 किस्म की होती है। एक जो है वो फ्रंट एंड वैलिडेशन होती है और एक होती है बैक एंड वैलिडेशन। अब चूंकि हम लारावेल सीख रहे हैं तो फ्रंट एंड वैलिडेशन की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें जेक्यूरी यूज करनी पड़ेगी, जेक्यूरी की लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी और उसमें हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। चूंकि हम लारावेल पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं लारावेल की वैलिडेशन यहाँ पर बात करूंगा। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि तमाम फील्ड जो है रिक्वायर्ड है। इट मीन्स अगर मैं एज इट इज फॉर्म सबमिट करता हूं तो यहाँ पर वैलिडेट। सो मैं यहाँ पर दोबारा इसको क्रिएट करता हूँ। ये आई थिंक मैंने मिस्टेक की और वैलिडेटेड लिख दिया। अब मैं इसको कोई भी चीज इंटर किए बगैर ऐड न्यू करता हूँ। सो ये देखा आपने, इसने यहाँ पर वापस उसी फॉर्म पर हमें ले आया। अब चूंकि उसने कोई एरर डिस्प्ले नहीं किया तो हम देखेंगे कि एरर्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है। हम यहाँ पर आएंगे वापस create.blade.php के अंदर और यहाँ पर हम एरर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा php if errors any अगर किसी भी फील्ड में एरर्स मौजूद हैं तो यहाँ पर मैं इसको एंड इफ कर दूंगा। तो अगर यहाँ पर एरर मौजूद हैं तो फिर एक यूएल क्रिएट करो और फिर उसके अंदर हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एरर्स ऑल एज एरर, फॉर ईच और फिर यहाँ पर इस एंड फॉर ईच कर देंगे। और यहां पर हम फिर एको कर लेंगे एरर को और इसको हम एको करेंगे li में। सो इस तरीके से हम तमाम एरर्स को डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पर वापस आते हैं, हम खाली फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कंटेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, द फोटो फील्ड इज रिक्वायर्ड, द चेक फील्ड इज रिक्वायर्ड। आपको इस एरर मैसेजेस के जो हमने एरर एनी को यूज किया इसने हमें प्रॉपर एरर्स यहाँ पर शो कर दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो इन एरर्स को आप अलर्ट्स की सूरत में भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू। जब हम आगे फ्रंट एंड हैंडलिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको कैसे फ्रंट एंड में हम फ्रेमवर्क्स ऐड करते हैं, CSS फ्रेमवर्क्स लाइक बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन या कोई भी दूसरा CSS फ्रेमवर्क कैसे इंक्लूड करते हैं। Vue.js हो गया, फिर उसके बाद हम रिएक्ट को भी देखेंगे कैसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पर एरर डिस्प्ले कर सकते हैं। जो भी एरर हमारी इस फील्ड के अंदर इस रिक्वेस्ट में वैलिडेट नहीं होते, वो जैसे ये फील्ड कोई भी वैलिडेट नहीं होगी तो ये वापस हमें रिटर्न कर देगा जहां से हम आए थे और वहां पर हम फिर इसको एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो तरीका था सिंपल एरर डिस्प्ले कराने का। अब सम टाइम यूजर ये चाहते हैं कि हम ये जो एरर मैसेज है ये करस्पॉन्डिंग फील्ड के साथ डिस्प्ले करवाएं। तो वो कैसे हम करते हैं, वो उसके लिए ये तरीका होता है कि हम इस एरर्स को यहाँ पर चेक लगाते हैं। जैसे ये टाइटल है, अब यहाँ पर मैं एक p टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा PHP टैग। अब मैं चूंकि ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन अभी यूज नहीं कर रहा, सो इफ एरर्स हैज टाइटल, अगर टाइटल में कोई एरर मौजूद है तो क्या करो,
यहां पर एको कर दो फॉर ईच एरर्स। सो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइटल हैज एरर, तो गेट टाइटल, और फिर यहाँ पर हम इसको एंड फॉर ईच करेंगे, और यहाँ पी के अंदर हम इस एरर को डिस्प्ले कराएंगे एज एरर। सो ये जो तरीका है, इस तरीके की मदद से हम हर फील्ड के साथ उसका एरर जो है, जो भी जितने भी उसके एरर्स हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं। सो यहाँ पर हमने लिख लिया गेट टाइटल एज एरर और फिर उसको डिस्प्ले करवा लिया। अब सिंपल हमने एक टाइटल को लिखा है, तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, फील्ड को सबमिट करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, और ये बाकी जो एरर्स आ रहे हैं ये मैंने यहाँ से ख़त्म नहीं किए, मैं इनको अब यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इनकी, और वापस आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, एरर्स ख़त्म। अब मैं सबमिट करता हूँ। सो द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से अब मैं इन तमाम एरर्स को डिस्प्ले करा सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट एरिया के नीचे भी लिख देता हूँ इसको, और चेक बॉक्सेस के नीचे भी लिख देता हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पर पी टैग मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ इस तरीके से। सो यहाँ पर अब हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, इनका नेम, तो यहाँ पर मैं कंटेंट लिख दूंगा, यहाँ पे मैं चेक लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोटो। सो अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ, सो इसमें यहाँ पर इसका एरर नजर आ रहा है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एरर यहाँ पर, तो कंटेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, द चेक फील्ड इज रिक्वायर्ड, और द फोटो फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने BR टैग 2 लगाए हुए हैं, इनको अब इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। सो इस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं एरर मैसेजेस को। तो ये बेसिकली यहाँ पर BR टैग इसके बाद हम एक लगा देते हैं। सो इस तरीके से हम जो है वो रिकॉर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एरर मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो ये है सिंपलेस्ट और इजी वे यूजिंग वैलिडेशन। तो हमने देखा कि नॉर्मली जो रिक्वेस्ट के साथ हमारी जो पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो रिक्वेस्ट है उसके साथ एक वैलिडेट का मेथड होता है। सो इसी तरीके से अगर हम इसको फर्दर कस्टमाइज करना चाह रहे हैं इस वैलिडेशन को, तो हम इसके लिए अपनी एक रिक्वेस्ट या अपनी एक रिक्वेस्ट की क्लास क्रिएट कर सकते हैं इन लारावल। और उसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि लारावल के अंदर हमारे पास एक आर्टिसन की कमांड है। अगर यहाँ मैं टर्मिनल पर आता हूँ, सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन लिस्ट, तो ये हमें लिस्ट ऑफ कमांड देता है। उसके अंदर हमारे पास मेक रिक्वेस्ट की एक कमांड होती है, ये देख सकते हैं आप, मेक रिक्वेस्ट क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट क्लास। सो हम ये जो बिल्ट इन रिक्वेस्ट क्लास है इसको नहीं यूज करना चाह रहे, हम अपनी रिक्वेस्ट क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने फॉर्म को अपनी तरीके से अपने उसमें फर्दर इन्हेंसमेंट कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस रिक्वेस्ट की जगह पर अपनी रिक्वेस्ट क्लास को क्रिएट करके ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट स्टोर ब्लॉग पोस्ट, हम इसका नाम दे देते हैं। मतलब ये स्टोर का मेथड है और ये मेथड ब्लॉगिंग के लिए है जिसके अंदर हम पोस्ट को सेव करते हैं। सो ये मैंने नेमिंग कन्वेंशन इसको दे दी, इसको एंटर किया तो इसने कहा रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपके ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा, अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसके अंदर स्टोर ब्लॉग डॉट PHP के नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें मिनिमम ये वाला कोड होगा। उसमें 2 मेथड्स होंगे, एक ऑथोराइज का और एक रूल्स का। सो ऑथोराइज के अंदर डिटरमिन इफ द यूजर इज ऑथोराइज टू मेक दिस रिक्वेस्ट, हम इस फंक्शन में इसको रिटर्न फॉल्स करेंगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। ये हम उस सूरत में करते हैं कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि एक स्पेसिफिक यूजर, मतलब एक स्पेसिफिक यूजर ऑथोराइज्ड है ये इस रिक्वेस्ट को यूज करने के लिए या नहीं है। सो ये बेसिकली फॉर्म रिक्वेस्ट से एक्सटेंड हो रहा है और ये हमारा एलिमिनेट के अंदर फाउंडेशन के अंदर HTTP फॉर्म रिक्वेस्ट की क्लास है। हमने क्या करना है, हमने रूल्स के अंदर वो तमाम रूल्स ऐड करने हैं जो यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। तो मैं सिंपली इनको यहाँ से कट करूंगा, कोई चेंजेस नहीं करनी, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सिंपल इज दैट। फिर यहाँ से अब हम इसको
ख़त्म कर देंगे। अब हमने यहाँ पर इस क्लास को ऐड करना है और जहाँ जहाँ हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए जहाँ जहाँ पे हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, अब इंडेक्स में हमें ज़रूरत नहीं होती रिक्वेस्ट की, सो यहाँ पर अब हम इस रिक्वेस्ट को यूज़ नहीं करते। मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसमें रिक्वेस्ट की जगह पे अब हम स्टोर ब्लॉग पोस्ट और इसके साथ रिक्वेस्ट ऐड कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक क्लास है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ, तो ये कह रहा है कि सक्सेसफुली इंपोर्टेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लास सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो चुकी है। और इसकी जगह अब जहाँ जहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा है वहाँ पे हम स्टोर ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो दो ही जगह पर था, तो यहाँ पर अब हम इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट वैलिडेटेड, और यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिकली जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस रिक्वेस्ट के अंदर आ जाएगी, तो हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं। आई थिंक वैलिडेट का ही मेथड है। लेट्स सी, हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं अगर इसमें कोई एरर हुआ। सो फॉर एक्शन इज अनऑथोराइज्ड। सो यहाँ पर अब ये वाला जो एक्शन आया अनऑथोराइज्ड, ये मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इस सूरत में आता है क्योंकि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न फॉल्स कर रहा है। अब यहाँ पे हमें रिटर्न ट्रू करना पड़ेगा अगर हम ये जनरल हर एक के लिए ये ऑथोराइजेशन, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो लॉग्ड इन यूज़र हो, उन सब के लिए ये रिक्वेस्ट अलाउ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू करेंगे। अब अगर मैं रिक्वेस्ट पोस्ट स्लैश क्रिएट करूँगा और यहाँ पर इसको ऐड न्यू करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि सेम वही एरर मैसेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर हमें इसका यूज़ क्या है, कि हमने यही काम तो कंट्रोलर के अंदर भी कर लिया था और रिक्वेस्ट वैलिडेटेड को फिर यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। सो इसकी ज़रूरत ये है दोस्तों कि इससे हमारा कोड जो है वो ज़्यादा क्लीन हो चुका है और हमें पता है कि हमारी ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारी कस्टम रिक्वेस्ट है और हम इसको फर्दर जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रूल्स हैं, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म रिक्वेस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास रूल्स डिफाइन है और उसके बाद हमारे पास ये पब्लिक फंक्शन रूल्स है, फिर पब्लिक फंक्शन ऑथोराइज है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आता है और इसके अंदर हमारे पास फिर फर्दर हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स, ये देखिए दिस एट्रीब्यूट्स, इसको कॉल कर रहा है इस फंक्शन के अंदर। सो एट्रीब्यूट्स ये हैं, तो यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट्स रिटर्न नहीं हो रहे। इसी तरीके से अगर हम मैसेजेस को देखें, सो दिस मैसेजेस, इसी मैसेजेस को कॉल कर रहा है और ये पब्लिक फंक्शन मैसेजेस में कुछ भी कॉपी नहीं है। सो गेट कस्टम मैसेजेस फॉर वैलिडेशन एरर्स, सो कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो इसकी मदद से हम कस्टम वैलिडेशन मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट। जैसे अगर फील्ड रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड फील्ड का एरर है तो हम जैसे लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, बस सिंपली इतना मैंने लिखा, सेव किया। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और सबमिट करता हूँ। सो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड। तो यहाँ पर अब हमने इस मैसेज को कस्टमाइज कर दिया। अब यहाँ पर हमने कहा कि जब भी रिक्वायर्ड वाला एरर हो तो ये वाला सिंपल मैसेज डिस्प्ले करो। या फिर अगर हम लिख रहे हैं फोटो, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड है फोटो, जैसे ये हमारे पास है और उसको रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम रूल्स अलग से डिफाइन करेंगे, लेकिन वो अब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो फिलहाल आपने ये समझना है कि हमने रिक्वायर्ड को किस तरीके से, यहाँ पर जो भी फील्ड्स हमने अभी जो मेथड्स देखेंगे हम वैलिडेशन के, उनको आप यहाँ पर लिखेंगे एज अ की, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप जो भी वैल्यू देंगे वो हमारी एज अ मैसेज डिस्प्ले होगी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर मैसेजेस के अलावा देखा था एट्रीब्यूट्स। सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं कोड को यहाँ से और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर अब हम इसके कस्टम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं मैसेजेस को ख़त्म करता हूँ यहाँ से ताकि हम इसको कस्टम एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकें। अब अगर मैं वापस आता हूँ और इसको रीलोड करके सबमिट करता हूँ, तो अगेन यहाँ पर हमारे साथ ये जो डायनामिक डाटा आ रहा है, ये टाइटल, कंटेंट और फोटो, तो इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे फोटो जो है वो हम बेसिकली एक लोगो कह रहे हैं, सो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोटो फील्ड है,
उसकी जगह पर वो लोगो डिस्प्ले करे। सो इस तरह के हम एट्रीब्यूट्स, ये जो डायनामिक एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, कंटेंट, चेक, फोटो, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सेव किया, रीलोड किया और ऐड किया दोबारा से, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि द लोगो फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर अब लोगो लिखा हुआ आ रहा है। सो इस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम दूसरी जो चीज़ है चेक, इसको चेक को हम ये कह रहे हैं कि फील्ड एंड स्टडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर दिया। तो अब मैं अगर दोबारा ऐड न्यू पोस्ट करूंगा तो यहाँ चेक की जगह पे अब स्टडी लिखा हुआ आ रहा है। सो इस तरीके से हम इसको फर्दर एट्रीब्यूट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में अब आते हैं और बेसिक्स में जाते हैं, वैलिडेशंस में जाते हैं और यहाँ पर फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन के अंदर इस तरीके से हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की। स्टेप्स जो हैं यही स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं। सो फॉर्म रिक्वेस्ट वैलिडेशन, अगर वो रूल्स हैं, रूल्स में हमने रूल्स डिफाइन किए। फिर ये इसमें मल्टीपल रूल्स अगर आप देना चाह रहे हैं तो उनको पाइप सेपरेटेड देंगे, हम अभी रूल्स के बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया इसको रिक्वेस्ट वैलिडेटेड। सो ये अभी हम इनको बाद में देखेंगे। ऑथोराइजिंग फॉर्म रिक्वेस्ट, अब ये जो है बेसिकली ऑथोराइज करना है, किस सूरत में हमने इसको ट्रू करना है या फॉल्स करना है, तो वो हम इस सूरत में करते हैं जिसमें सिंपली हमने रिटर्न ट्रू लिख दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिंपली कहता है यूजर इज ऑथोराइज टू मेक दिस रिक्वेस्ट और नॉट। सो कस्टमाइजिंग एरर मैसेजेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेजेस टाइटल डॉट रिक्वायर्ड। अब ये इस तरीके से भी हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, मतलब टाइटल उसका फील्ड नेम, जैसे हम मैसेजेस यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक फंक्शन मैसेजेस, सो रिटर्न टाइटल डॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे टाइटल इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो ये हमने लिखा। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको वैलिडेट करते हैं फॉर्म को, एंड वो कह रहा है क्लास ब्लॉग पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने। सो यहाँ पर अब उसने कहा कि टाइटल इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। सो यहाँ पर हमने टोटली इसको चेंज कर दिया मैसेज को। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं, टाइटल इज रिक्वायर्ड, अ मैसेज इज रिक्वायर्ड। सो इसके बाद वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स को कैसे ईमेल एड्रेस कर दिया। तो इस तरीके से अब हम इसके बाद मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं वैलिडेटर्स को। तो मैनुअली क्रिएट करने के लिए वैलिडेटर्स को हमारे पास जो है वो मेक का मेथड है, वैलिडेटर कॉलन कॉलन मेक। और ये जो वैलिडेटर है ये हमारे पास फसाड है, एलिमिनेट सपोर्ट फसाड वैलिडेटर। और इसके अंदर हम वैलिडेटर मेक को यूज करते हुए जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं वो उसको सेंड करके आगे फिर एक एरे की फॉर्म में सेम वही काम कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में अगर आप फॉर्म रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको इसको यूज करने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ज्यादा अगर कस्टमाइजेशन हो तो तब हम इस कस्टम वैलिडेशन को अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं। सो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। सो अब हम यहाँ पर वैलिडेशन मैसेजेस को देखते हैं, डिफरेंट वैलिडेशंस को। सो यहाँ पर वैलिडेटिंग एरे कस्टम वैलिडेशन रूल्स, तो यहाँ पर अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स हैं। तो ये हमारे पास अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इन तमाम वैलिडेशन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा वैलिडेशन रूल किस पर्पस के लिए यूज होता है और इसको कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां पर अब हम बात करेंगे अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स की। और फिर उसके अलावा हम इसी के अंदर जो कस्टम हमारे पास वैलिडेशंस हैं, जैसे अगर हम इसके बाद आते हैं यहाँ पर तो कंडीशनली एडिंग रूल्स, फिर रूल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वैलिडेशन रूल्स क्रिएट करना सीखेंगे। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।